हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर लिया ना सीरियस पे। सो लास्ट टॉपिक है एंटी प्लेटलेट्स। हाँ जी हाँ, सबसे लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स का। ठीक है, सो एंटी प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, काफ़ी टॉपिक क्लियर हो चुका है। सबसे लास्ट टॉपिक एंटी प्लेटलेट्स के बारे में होगा। देखिए, फाइब्रोटिक्स, एंटी फाइब्रोटिक्स, काफ़ी ये टर्म ज़्यादातर कन्फ्यूज़न वाले क्रिएट होते हैं, क्योंकि सभी के काम अलग अलग हैं नहीं, लगभग तो सेम है, लेकिन कुछ मैकेनिज़्म ही अलग हो जाता है। जैसे आपको अगर रिमाइंड कराऊँ, रिकॉल कराऊँ, तो एंटी फाइब्रोटिक्स का देखो और एंटी कोगुलेंट का देखो। एंटी फाइब्रोटिक्स का क्या है कि क्लॉट को रहने देगा, और एंटी कोगुलेंट क्या कराएगा, उस क्लॉट को डिसॉल्व करा देगा, है ना। तो सारे टर्म को मैंने हर चीज़ को एकदम धीरे धीरे करके एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज चलते हैं एंटी प्लेटलेट्स के बारे में। एंटी प्लेटलेट्स जानने से पहले प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है। देखो, प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो प्लेटलेट जो होता है, इसका जो हमारे काम का नॉलेज है वो ये है कि हमारी ब्लड वेसल्स कभी भी जब इंजर्ड होती है ना, किसी भी कारण से जब वो ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, तो इंजर्ड होने के कारण यहाँ समझना, जब ब्लड प्लेटलेट यहाँ पे स्टिक होने लगते हैं, ठीक है। अभी प्लेटलेट यहाँ पे चिपक रहे हैं, ठीक है, प्लेटलेट यहाँ क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं। जैसे ही वो प्लेटलेट स्टिक करते हैं तो एक केमिकल, कई फैक्टर्स और कई केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करते हैं, ADP को रिलीज करते हैं, और बाकी आप जोड़ सकते हो, जैसे मैंने एंटी फाइब्रोटिक्स में बताया था। तो ये दोनों या फिर ये कई जो फैक्टर्स होते हैं, ये मदद करते हैं ताकि प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट कर जाए। और जब प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर जाएगा तो क्लॉट बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं एंटी प्लेटलेट्स की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसी दवा देंगे जो इन प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोक दे, यानी ना ही इसको बनने दे और ना ही इसको बनने दे ना। सिंपल सी बात है। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स, उसमें भगवान ने खुद ही एक नेचुरल इनहिबिटर बना के भेजा है, इसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन PGI2। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, जो नेचुरली है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल में पाया जाता है। एंटी प्लेटलेट का यूज़ देख लें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मायोकार्डियल इश्केमिया में, सेरेब्रल इश्केमिया में इसका यूज़ होता है। सो एक डिटेल हो गया प्लेटलेट्स के बारे में, और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको भी ध्यान समझना। और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ फॉर नॉलेज पर्पस, कि थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, पोर्टेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, TX अल्फा, TX A2, ठीक है। सो आप एंटी प्लेटलेट्स की एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हर एजेंट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके मैकेनिज्म एक्शन, ADR एंड यूज एंड कंट्राइंडिकेशन देखेंगे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये देखिए एंटी प्लेटलेट का पूरा क्लासिफिकेशन है। इसमें से देखिए 1 2 3 4 तरह की कैटेगरी दिख रही है, पूरा टोटल क्लासिफिकेशन है, इतना ही आपको समझना है। तो हर बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, देखो नाम से पता चला कि प्रोस्टाग्लैंडिन को ही खत्म कर देगा, ठीक है। इसमें एस्प्रिन आता है, फास्फोडेस्ट्रेस इनहिबिटर है, डाइप्रिडामोल आता है, ADP इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है, डाइक्लोपिडिन, क्लोबिडोग्रेल है, और ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए रिसेप्टर इनहिबिटर है, टीरोफाइबिन और एप्टीफाइबिटाइड, ठीक है। देखो, फाइब्रोटिक्स पढ़े होगी तो एंटी फाइब्रोटिक्स पढ़े होगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। इसमें देखो, मैंने बताया था कि यार देखो, प्लेटलेट्स की जो सरफेस होती है, वो सरफेस से ग्लाइकोप्रोटीन वाला करके रिसेप्टर पाया जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, फाइब्रोजन भी बाइंड करता है ना, और एग्रीगेशन करना स्टार्ट करता है प्लेटलेट्स। तो अगर उसी का इनहिबिटर दे देंगे, उस पर बाइंड ही नहीं होने देंगे, तो भी यूज़ हो सकता है। ADP आपको याद होगा, ADP और TXA2 यही सब जो हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन बंद करके, इसलिए भी कर सकते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन तो देखो यार नेचुरल इनहिबिटर है ना, तो उसका भी ठीक है। सबसे पहले एस्पिरिन को देखते हैं। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। देखो, कॉक्स की एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे ये बाइंड करता है और TXA2 के प्रोडक्शन को ही बंद कर देता है। जब TXA2 प्रोडक्शन होगा ही नहीं भाई, तो बताओ प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा, नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अब अगर इसका आप डेली डोज आपको देना चाहिए इसको, देखो एक सिंगल डोज पे इसका कोई इफेक्शन नहीं है, इसका डेली डोज पे इफेक्शन होगा, इसलिए एस्पिरिन की गोली डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप लेके रखेंगे। और डिक्रीज डोज इसका, अगर डोज कम किया गया है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन, देखो अगर इसको हाई डोज पे दोगे तो इसकी एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन इसको घटा, अगर इसकी क्या नाम है, इसको घट गया ये, इसकी डोज कम है
तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस यानी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 के सिंथेसिस को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। और ADR इसका हेमरेज है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। यूज़ की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस है, कोरोनरी बाईपास है और सेरिब्रल वेस्कुलर डिसीज है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। और इसमें सिर्फ इतना जाना है, आप फास्फोडाइएस्टर इनहिबिटर की बात करें, देखो जितना भी यहाँ पे आ रहा है सारा का सारा मैटर आर्किडोनिक एसिड्स का है, ब्लड वेसल्स की इंजर्ड होने का है, जिस कारण से आर्किडोनिक एसिड बनना, साइक्लोऑक्सीजनेज बनना, लाइपोऑक्सीजनेज बनना और सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो हमको उसी साइकिल को रोकना है, आर्किडोनिक एसिड बनने ही नहीं देना है, इन्फ्लामेशन का जो रीज़न है वो होने ही नहीं देना है, जिससे एंटीप्लेटलेट्स पर काम करेगी परफेक्टली। तो ये बारी बारी से आप इसकी जो कैटेगरी से इसको याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप जान लो, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाना और देख लेना कि इन्फ्लामेशन होता कैसे, बस आप उसको देख लोगे, आपको कैटेगरी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तब भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, जब सब कुछ कवर कर लूँगा तो मैं लास्ट में छोटा सा व्यू दे दूंगा कि किस तरह से आर्किडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कैसे इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। सो मिलते हैं PD इनहिबिटर के पास, ठीक है। सो इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं एंटीप्लेटलेट का दूसरा कैटेगरी, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। देखो फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर का डाइप्रिडामोल एक एग्जांपल है, और डाइप्रिडामोल क्या करता है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने लिखी हुई है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता है, ठीक है। देखो एर्गोडिनमिक्स तो बहुत ही सिंपल सा जो मैं बता रहा था उसको मैं बहुत जरूरी है लग रहा है मेरे को बताना, फिर भी ठीक है चलो समझाते धीरे धीरे चलते हैं। देखो जो एर्गोडोनिक एसिड होता है इन्फ्लामेशन में, जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती है तो एर्गोडोनिक एसिड बनता है, ठीक है। उसमें GMP और CMP काम करते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं को ब्लॉक करता है, GMP फास्फोडाइएस्टरेज को ब्लॉक करता है, जिससे जो हमारे साइक्लिक एडिनोसिन फास्फेट है तो वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से एडिनोसिन का अपटेक बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि CMP कम हो गया तो भाई एडिनोसिन का अपटेक भी बंद हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब जब एडिनोसिन बना ही नहीं तो आर्किडोनिक एसिड बनेगा ही नहीं एंजाइम में, COX में, LOX में, तो प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा ही। बहुत ही सिंपल है, बस हमको इतना सा याद रखना है कि इसमें फास्फोडाइएस्टरेज का बात है। देखो यार इसकी कैटेगरी बहुत ही सिंपल याद करने का, नाम से ही मैकेनिज्म एक्शन पता चल रहा है ना। अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो एस्प्रिन को, जैसे एस्प्रिन को अकेले देने में कोई मतलब नहीं था, उसका डोज बढ़ाना पड़ता था ना, उसी तरह से डाइप्रिडामोल अकेले उखाड़ कुछ नहीं पाएगा, इसकी औकात नहीं है अकेले कुछ करने की। तो डाइप्रिडामोल एस्प्रिन के साथ अगर देंगे तो इन्हेंस कर जाएगा एक्शन को, और एस्प्रिन के साथ डाइप्रिडामोल देने पे एक्शन इंक्रीज होगा, जो यूज होगा सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में सेरेब्रल वेस्कुलर डिसीज के, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डाइप्रिडामोल को वेरफेरिन के साथ गाइस दे देते हैं तो प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आफ्टर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व इंजरी में भी इसका यूज हो सकता है अगर इसको वेरफेरिन के साथ देते हैं, ठीक है। पोटेंशिएट होता है ये PGI2 के लिए, ये पॉइंट है। और नोट की बात करूं तो इसका ये जो हमारा फास्फोडाइएस्टर इनहिबिटर है कोरोनरी वैसोडाइलेटर है गाइस, ठीक है। हेलो गाइस, और तो इसी वीडियो में हम लोग फिर कंप्लीट करने वाले हैं ADP इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर का, ठीक है। और इसमें आता है टाइक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। टाइक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल और टाइक्लोपिडिन का एक कॉन्जिनर है, एक एनालॉग है, ठीक है, उसी का रूप है। दोनों प्रोड्रग होते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करते हैं, इन्वर्सली ब्लॉक करते हैं ADR रिसेप्टर को। ADR रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन्वर्सली क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे ADP रिसेप्टर को, ADP रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, या P2Y12 रिसेप्टर भी कहा जाता है, जो प्लेटलेट से पाया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ADP का फॉर्मेशन ही नहीं होगा इस रिसेप्टर पे, तो प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने मैकेनिज्म एक्शन फ्लो चार्ट से बता भी दिया है, आप इसको उतार के समझ सकते हो आसानी से। ADI की बात करें तो ब्लड पिक्चर हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड प्यूपर हेमोलाइटिक यूरेसेमिक सिंड्रोम भी कहते हैं, TPHUS, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन COX एंड CMP, इसका कोई इफेक्शन COX एंड CMP पे नहीं होता है दोस्त, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल की बात करें तो पहला तो पॉइंट यही कि कंजीनर है हमारा टाइक्लोपिडिन का, इसमें न्यूट्रोपिनिया का और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम चांसेस है जितना टाइक्लोपिडिन में है, ठीक है। ADR अगर देखा जाए तो टाइक्लोपिडिन का ADR है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पर इसके केस में थोड़ा कम है। ADR इसका देखा तो रैसिंग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ADR है, सो खुजली होती है। और इस तरह से हमारा टाइक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल
ग्रेल खत्म हो चुका है, ठीक है। सो गाइस लास्ट कैटेगरी है दोस्तों, लास्ट कैटेगरी के बाद हमारा एंटी प्लेटलेट खत्म, हमारा सीवीएस खत्म, टेंशन झंझट खत्म, ठीक। तो एंटी प्लेटलेट में ग्लाइकोप्रोटीन, सेकेंड बी और थर्ड ए रिसेप्टर इनहिबिटर, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम लोग को। पहले ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये रिसेप्टर क्या है, तो आपको पता है कि प्लेटलेट्स के सरफेस पे ही पाए जाने वाला रिसेप्टर है, जहाँ पे एग्रीगेशन की मदद से ही प्लेटलेट एग्रीगेट करते हैं, यानी इनके रिसेप्टर पे फाइब्रिनोजन वगैरह बाइंड करते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो इसको इनहिबिट कर दें तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होंगे ही नहीं। और इसमें एग्जांपल आपको बताया दिया था टायरोमिफेन और एम्टिफाइब्रिडेट, और एक ड्रग और है एमोक्सीमैब, ठीक है, एमोक्सीमैब। तो पहले इस रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। इस रिसेप्टर पे देखो यार कई बाइंडिंग साइट होती है, फाइब्रोनेक्टिन की रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, विट्रोनेक्टिन की, फाइब्रोनेक्टिन की, वॉन विल ब्रांड फैक्टर की, तो ये सभी के इस बाइंडिंग साइट होती है, सभी के रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने ये जानकारी इसलिए दी, पता चलेगा आपको, भी मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। तो देखो इसमें टायरोफिपेन और एप्टीफाइब्रेट फाइब्रोनोजन पर बाइंड हो जाता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन होने ही नहीं देता है, ठीक है ना। अब इसमें जो एमोक्सीमैब है ये क्या होता है, ये ह्यूमनाइज्ड, एक इसका इंट्रोडक्शन है, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और ये बाइंड होता है आपके विट्रोनेक्टिन रिसेप्टर पे और उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे वो ब्लॉक होता है प्लेटलेट एग्रीगेट हो ही नहीं पाता ना। उसके बारे में मैंने यहाँ बता दिया, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से। अब आ जाते हैं इसके यूज़ के बारे में, देखते हैं भाई यूज़ क्या क्या है। सबसे पहला यूज़ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए यूज़। देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रग के बारे में, उसके थोड़ा सा डोज के बारे में बताऊँगा, तो आप मेरा डोज सुन के ऐसा आपको बीमारी अगर भगवान ना करे हो, लेकिन अगर होती है तो आप ये डोज पढ़ के ऐसे मत चले आना, और वो डोज इनहेल किसी तरह से मत कर लेना, ठीक है, अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस मत कर लेना, क्योंकि आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, देखिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वही दवा लें, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो यूज़ में सबसे पहले आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। क्लोपिडिकुलर एसिप्रिन को अगर कॉम्बिनेशन में दें तो एक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लिए। अगर एक्यूट एमआई का पेशेंट है तो ओरल एस्प्रिन दोगे 325 mg एक टैबलेट करें। पोस्ट एमआई है यानी पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है तो ओरल क्लोपिडिकुलर दे दोगे 75 mg प्रतिदिन यानी डेली डोज पे। सीडी यानी सेरिब्रल वेस्कुलर डिसीज है अगर उसको, तो एस्प्रिन 75 से 325 ग्राम मिलीग्राम हर दिन दोगे। और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स में भी इसका यूज़ है, आर्ट्रियो वेनस शंट्स में इसका यूज़ है, वेनस थ्रोम्बियो एम्बोलिज्म में यूज़ है, ठीक है। और इसमें आप इस वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में आप एंटीकोगुलेंट की प्राइमरी ड्रग भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका भी काम ये था क्लॉट ना होने देना, इसका भी काम वही है। प्लेटलेट एग्रीगेट हो तो क्लॉट होगा ना, तो ये बचाता है, ठीक है। अब ईडीआर की बात कर लें तो एनाफ्लेटिक शॉक, ब्लड इन स्टूल्स यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लड इन स्टूल्स हो सकता है, एनाफ्लेटिक शॉक हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है। नोट की बात करें तो एस्प्रिन और वेरफेरिन को कभी भी साथ में मत देना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे साथ ड्रग एक ईडीआर ड्रग इंट्रैक्शन कर सकते हैं, एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इनको साथ नहीं दिया जाता है। बाकी आपको सारा चीज़ मैंने बता दिया और आपको सब कुछ दिख भी रहा होगा, अच्छे से बता लेना सब जूम करके थोड़ा सा, बस फिर हमारा एंटी प्लेटलेट्स खत्म हो चुका है। और अब हम 2 पॉइंट्स और है एचएपी के पर्पज़ से, 2 पॉइंट्स और बचा है जिसमें हमने हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक ब्लड जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स उनको पढ़ना है। तो हम वो तो है देखो एक थ्योरी बेस है, आप चाहो तो खुद से पढ़ लेना, नहीं तो अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। देखो उसमें कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस आपको नॉलेज पर्पज़ से जानना होगा, तो मैं भी उसको बता दूंगा। और हमारा एक 2 पॉइंट और है जो कॉन्सेप्ट वाइज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको बता दूँ जैसे मेरे को टाइम मिलता है। मैं आपका कार्डियक पोटेंशियल और कार्डियक साइकिल दोनों कंप्लीट कर दूँगा। तो दोस्तों लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, सीवीएस हमारा ख़त्म हो चुका है, आपको इतना ही पढ़ाई करनी थी जितना मैंने बता दिया। सो ठीक है, एंटी प्लेटलेट्स ये रहा आपके सामने, अब उतार लो, जय हिंद, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अब ब्रेन के साथ मिलते हैं, ठीक है।